क्या लाइफ स्टाइल है वहाँ पे? कैसा लग रहा है तुम्हें? क्या सैलरी है? क्या पर्क्स मिल रहे हैं आपको? थोड़ा बच्चा ये भी जानना चाहते हैं कि मतलब ठीक है शुरू में साइंटिस्ट बन जाएंगे मतलब भाई अल्टीमेटली पैसा बहुत मैटर करता है बच्चों के लिए। आप कहीं बाहर अगर बोलते हो इसरो में हो आप, तो वो एक अलग ही इमेज होता है। तो आज भी मुझे कभी कभी मशीन डिजाइन के नोट, टॉम के नोट कभी कभी गूगल पे या इधर उधर सर्च करने पड़ जाते हैं। बिल्कुल ही मतलब ऐसा आपको जो गवर्नमेंट जो बताते हैं लोग, टिपिकल गवर्नमेंट ऑफिस में ऐसा हो गया वैसा हो, कोई ऐसी चीजें नहीं होती है। बहुत स्मूथ लाइफ होती है। सैटरडे संडे आपके पास ऑफ होते हैं। सबसे अच्छी बात कि घर पे आप कोई काम लेके नहीं आ सकते, और ये आपकी पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छा बैलेंस करके रखता है कि आपको सब कुछ पढ़ना है। बेसिक्स आपको सारे पता होने चाहिए, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन आने वाले नहीं है। तो ऐसा कुछ भी छोड़ के नहीं जाना। मेरा एग्जाम अगर गेट का 2 से 5 था, तो मैं जितने टेस्ट दिए 2 से 5 में दिए। बिलीव नहीं करोगे सर आप, मैं जूता पहन के टेस्ट देता था। आपकी लेक्चर की बात बताऊं सर, एक एक बात आज भी अगर मैं मतलब रिमाइंड करूँ ना, भूलता नहीं है वो। सर मैंने जैसा बोला कि आप अगर डिफिकल्टी ढूंढोगे तो डिफिकल्टी मिलेगी, और आप अगर रास्ता ढूंढोगे तो रास्ता मिल जाएगा। आपको कैसे करना है चीजें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेम। सो दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे इंजीनियर जिन्होंने आप लोगों की तरह बहुत मेहनत करी और अपने सपने को पूरा किया और आज इसरो में साइंटिस्ट की पोस्ट पे काम कर रहे हैं। नाम है आकाश जायसवाल, जो कि मेरे एक स्टूडेंट है और बहुत ही ब्रिलियंट रहा है अपने टाइम में ये। सो आकाश जायसवाल, स्वागत है दोस्त इस शो में तुम्हारा। कैसे हो? थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत दिनों बाद आपसे ऐसे 1 to 1 बात हो रही है। वरना मैं अपना पहला बार बताऊं, पहली बार आपसे मैं 2018 में मिला था, सोम की क्लास हुई थी तब। तो आपने पहला सेशन लिया था कि एक मुझे लाइन याद है, व्हाट नॉट टू डू इन गेट एग्जाम। वो 1 घंटे का सेशन था सर, और वो मेरा शुरुआती वहीं से, मैंने उस कोचिंग में जब आईफा में मैंने ज्वाइन किया था तो आपसे पढ़ा था। पहला सब्जेक्ट मेरा सोम ही था। तो मुझे जो डायरेक्शन और मोटिवेशन वहां से मिल गया कि मुझे करना क्या है, वो मुझे दिखा। और वो सर, वो जो व्हाट नॉट टू डू इन गेट वाला सेशन है, उसी दिन से मैं मतलब सर आपसे, उसके बाद तो काफी हमसे पर्सनली कांटेक्ट भी रहा सर वहां पे कोचिंग के टाइम पे। सर बस वही। और सर अब बस आपकी सर बात होके बहुत अच्छा लग रहा है सर। आप जैसे बच्चों से ही मेरा सीना चौड़ा रहता है, ठीक है? तो अच्छी लगता है जब आप लोग आगे पहुंचते हो। तो आकाश, आपको सुनने बहुत सारे बच्चे आए हैं आज, क्योंकि हर कोई इसरो का एग्जाम का भी नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो हर कोई इसरो के बारे में जानना चाहता है। तो आप ही की तरह बहुत सारे बच्चे और भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में आपका नाम आया क्योंकि आप मेरे पर्सनल स्टूडेंट रह चुके हो। आकाश, आपकी जर्नी आपको आज बतानी है आपके जूनियर्स को जो अपकमिंग एग्जाम देने वाले हैं, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले और उनको पता चले कि एग्जाम कैसे क्रैक करते हैं, क्या है वहाँ इसरो के अंदर है, क्या किस पोजीशन पे आप काम कर रहे हो, क्या मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, कितनी सैलरी है, तो सारा कुछ आपको आज बताना उन बच्चों को, ठीक है? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से। आप कहाँ से हो, कौन से कॉलेज से हो, कब बीटेक किया था वगैरह वगैरह, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में। सर बेसिकली मैं चौरी चौरा गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश में आता है ये। योगी जी की कंस्टिट्यूएंसी है वो। तो उसके बाद मैंने 2014 में पास आउट किया था इंटर, मतलब मैंने गोरखपुर सिटी से ही पास आउट हुआ। फिर 1 साल मैंने वहीं से प्रिपरेशन करी, और फिर मैंने 2015 में एनआईटी इलाहाबाद ज्वाइन किया, और 2019 में मैं वहां से पास आउट हुआ। पैरेलली मैंने सर 2018 में कोचिंग स्टार्ट करी। लाइक 6th सेमेस्टर से मैंने स्टार्ट करा कि अब मतलब 6th सेमेस्टर में थोड़ा स्टार्ट कर दिया था, 6th सेमेस्टर में फोकस करके स्टार्ट करा। और मेरा टारगेट गेट नहीं था, ईएससी था। वहां से सर मैंने फिर तैयारी करा। मतलब 2019 में मेरा नहीं हुआ, बाय द वे मेंस में मतलब फाइनली मेरे नंबर कम रह गए, तो इंटरव्यू कॉल नहीं आया। उसके बाद मैंने जुलाई में, जैसे जून में पास आउट हुआ, जुलाई में मैंने ज्वाइन कर लिया था जॉन डियर कॉलेज के थ्रू, प्लेसमेंट के थ्रू। मतलब ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि मतलब ठीक रहता है कि अगर आप पीएसयू से कंपेयर करो तो सैलरी मतलब कोई इशू नहीं रहती है। तो और कुछ करना ही था, तो फिर मैंने ज्वाइन करा सर, और उसके बाद ये इसका फॉर्म आया। तो फिर ये मेरा इंट्रोडक्शन था। जॉइन डियर भी नो डाउट अच्छी कंपनी थी अनडाउटली, और एक अच्छी बात यहाँ से निकल के आ रही है कि आपने जॉब के साथ साथ एग्जाम निकाल दिया इसरो का। तो ऐसे बच्चे जो जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोस्तों आप लोग भी सुन लो, तो ऐसा नहीं है कि जॉब के साथ एग्जाम नहीं निकल सकते। आपके सामने उदाहरण बैठा हुआ है आकाश, जिसने जॉब के साथ अच्छी इसरो की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है। दोस्त, इसके अलावा ये बताओ कि इसरो का एग्जाम आपने कब दिया और कैसे सिलेक्शन हुआ इसमें? सर जैसे मैंने बताया कि 2019 में मैं पास आउट हुआ, उसके बाद मैंने ज्वाइन कर लिया था, और मैं ईएस का एग्जाम फिर से रेडी था, प्रिपेयर, मतलब 2020 में फिर से मुझे देना था, जनवरी में जैसा कि फ्री होता था। उसके बीच में सर अक्टूबर में फिर से इसरो का फॉर्म आया, और उसमें नोटिफिकेशन आया, और मतलब इस बार उस टाइम पे 130 कुछ सीट्स आई थी सर, और इस बार भी शायद 163 सीट्स आई है। तो दैट इज अ वेरी गुड नंबर ऑफ सीट्स। उसके पहले 30-40 सीट आती थी। तो मैंने उस समय फॉर्म भरा। 5 जनवरी को मेरा सर ईएस का एग्जाम था, और 12 जनवरी को मेरा इसरो का एग्जाम था। तो पैटर्न तो सबको पता ही होगा।
सिलेबस अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ईएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं है, उसी पे स्टिक रहो, थोड़ा स्पीड बढ़ा लो आप, क्योंकि आपको 80 क्वेश्चन करने होते हैं 90 मिनट में। तो रिटर्न मैंने दिया उस साल, 240 में से कट ऑफ 148 वगैरह गई थी, तो मैं भी बहुत ज्यादा नहीं स्कोर किया था, 159 था, तो इज जस्ट क्वालिफाइंग ओनली। ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा हाई, लोग 200 भी लाते हैं लाने वाले, बट अच्छी बात ये कि इसरो उस समय नंबर को कंसिडर नहीं करता था, सिर्फ इंटरव्यू के मेरिट बेसिस पे होता। तो जब मैंने वो एग्जाम दिया, उसके बाद कोविड आ गया, तो काफी रिजल्ट मतलब डिलेड हुए। उसका रिजल्ट रिटर्न का आया जून में, उसके बाद सर इंटरव्यू 2020 के एग्जाम दिया जून में रिजल्ट आया, 21 के अप्रैल में मैंने फिर इंटरव्यू दिया, और 21 के दिसंबर में जाके फिर से क्या, जब इंटरव्यू चल रहा था तो फिर इन बिटवीन उनको रोकना पड़ गया था, सेकेंड वेव आ गया फिर, तो आधे लोग का हुआ, आधे लोग का रह गया, फिर वो होते होते अगस्त चला गया। तो दिसंबर में 27 को यहाँ पे इसरो में मैंने ज्वाइन करा अभी। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है दोस्तों, जैसा कि आकाश जायसवाल ने बताया कि गेट और ईएससी के ही लेवल का आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा नेता बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। बिल्कुल दूसरा सर, बिल्कुल। आकाश, अभी थोड़ा सा एक चेंज आया है इसरो के एग्जाम में, जैसा कि आपने बताया कि 80 पहले आपके क्वेश्चन होते थे, इस बार उन्होंने एप्टीट्यूड भी ऐड कर दिया है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। और पेपर का पैटर्न भी हल्का सा चेंज किया गया है कि इस बार उनके 80 टेक्निकल क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स के, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, बाकी के 15 क्वेश्चन होंगे एप्टीट्यूड के 20 नंबर के। तो इस तरह से टोटल 100 नंबर का पेपर इस बार होने वाला है। तो आकाश, टेक्निकल तो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है, इस साल एप्टीट्यूड ऐड किया है इसरो ने, तो व्हाट डू यू थिंक, कैसा लेवल जाना चाहिए, मतलब क्या, या क्या सजेशन दोगे तुम? टेक्निकल तो सर, जैसा आपको बोला मैंने कि गेट का सिलेबस इज मोर देन इनफ, एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं जो थ्योरेटिकल आ जाते हैं, लेकिन गेट का सिलेबस इज मोर देन इनफ, और मुझे लगता है वो गेट के लेवल को क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि उनका फोकस रिटन एग्जाम पे ज्यादा नहीं होता है। तो अगर आप गेट के एप्टीट्यूड को भी फोकस करके चल रहे हो, मे बी उन्होंने दिया हो कि मेंटल एबिलिटी है या फिर वर्बल एबिलिटी भी है, तो वर्बल एबिलिटी थोड़ा इंजीनियर्स के लिए थोड़ा टफ सेक्शन में चला जाता है, लेकिन अगर 1-2 मार्क्स है तो आप लिव इट कर सकते हो। लेकिन अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, मुझे नहीं लगता है कि उसके ऊपर जाएंगे वो, क्योंकि उनका एग्जाम उसके नीचे ही होता है, क्योंकि उनको भी पता है इतने कम टाइम में हम इतने क्वेश्चन करा रहे हैं, तो मोर और लेस सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट कैलकुलेशन ही होते हैं। आप कह सकते हो कि 2 नंबर का जो गेट का क्वेश्चन होता है वो उसके लेवल को क्रॉस कर जाता है, तो 1 नंबर वाले 1.5 नंबर वाले जो होंगे वैसा ही कुछ क्वेश्चन आएगा इसके में भी। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, एप्टीट्यूड के लिए सर मुझे नहीं लगता बहुत अलग से कुछ करने की जरूरत है। एग्जैक्टली, बस ये है कि एप्टीट्यूड ऐड हुआ है तो एप्टीट्यूड पढ़ लो, इससे ज्यादा कुछ आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा क्या लाइफ स्टाइल है वहाँ पे, कैसा लग रहा है तुम्हें, क्या सैलरी है, क्या पर्क्स मिल रहे हैं आपको? थोड़ा बच्चा ये भी जानना चाहते हैं कि मतलब ठीक है शुरू में साइंटिस्ट बन जाएंगे तो मतलब भाई अल्टीमेटली पैसा बहुत मैटर करता है बच्चों के लिए, तो वो उसके बारे में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर मैं बताऊं आपको कि मतलब मेरा मोटिवेशन पैसा नहीं था वैसे, मेरा मोटिवेशन एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम है सर इसरो, जो कि सच में एक मतलब रियली प्राउड फील होता है कि आप, मैंने जब पिछला जॉब किया सर, मैंने टेक्निकल नॉलेज अगर मुझे नहीं भी होती तो शायद मैं एक्सेल कर लेता उस जॉब में, इट्स टोटली मैनेजरियल जॉब, बट वहां से जब मैं यहाँ आया तो आज भी मुझे कभी कभी मशीन डिजाइन के नोट, टॉम के नोट कभी कभी गूगल पे या इधर उधर सर्च करने पड़ जाते हैं, तो वो एक अलग ही फील होती है सर कि आप मतलब टेक्निकली आप उसमें इन्वॉल्व हो। पहले मैं आपके पर्क्स की बात कर लेता हूँ, जैसा आपने पूछा, तो जैसे ये पोस्ट जो ये पोस्ट ऑफर करते हैं, काफी मतलब अट्रैक्टिव पोस्ट होती है, कि आपको क्लास A गवर्नमेंट जॉब पोस्ट ऑफर करते हैं, जो कि इक्विवेलेंट होती है IAS IPS की, एक गैजेटेड पोस्ट होती है, इसकी सैलरी और पर्क्स भी सर नियरली सेम होते हैं। 56,100 आपकी जो बेसिक पे सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल 10 पे ऑफर करती है, देन DA, देन HRA, देन TA, NPS एंड ऑल मेडिकल फैसिलिटीज, ये सब इंक्लूडेड रहता है। अब आप IAS IPS से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां आपको थोड़ा पब्लिक डीलिंग होती है, तो उस लेवल की आप मत सोच के आओ कि आप गैजेटेड ऑफिसर हो तो आपको ये सब मिलेगा। वहां उनको सिक्योरिटी और डिफरेंट चीजें दी जाती हैं, क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज अगर आप IRS में भी हो या मिनिस्ट्री में भी चले गए तो आपको सारी चीजें ले ली जाती हैं, जब तक आप फील्ड वर्क में तब तक ही होता है। तो इस फोकस से मत आना कि उस लेवल का आपको मिलेगा, बट नो डाउट इट्स अ वेरी गुड जॉब, वेरी रिस्पेक्टफुल जॉब। आप कहीं बाहर अगर बोलते हो इसरो में हो आप, तो वो एक अलग ही इमेज होता है। एक अलग ही इमेज। कितनी बार ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते हैं, फिर छोड़ देते हैं, अच्छा सर आप जाओ इसरो में हो सर। तो भैया सब है। हेलमेट नहीं लगाते हो ना बेटा, वैसे तो लगाना चाहिए, बट मान लो कोई पकड़ ले आपको, बोल ले रहा है इसरो में हो। अच्छी बात है। तो जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन वो भी सर वो भी ज्ञान दे देता है कि आपको सर आप ऐसे करोगे तो बाकी लोग कैसे करेंगे। तो ऐसा आप अगर गवर्नमेंट सेक्शन में हो तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। बिल्कुल सही बात है। जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज में आप अगर अभी, हाँ, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, जैसे मैं मैकेनिकल के स्ट्रेट से आया हुआ हूँ, तो मतलब हमारा काम एज ए मैकेनिकल साइंटिस्ट होता है
अभी मैं बैंगलोर सेंटर में हूँ। तो बैंगलोर में सेंटर है UR राव सैटेलाइट सेंटर। तो यहाँ बेसिकली सैटेलाइट बनते हैं सर। जो भी सैटेलाइट आप मतलब देखते हो, चंद्रयान 1, 2, अभी 3 लॉन्च होने वाला है जुलाई में, कभी डेट आ गया है। तो यहाँ से जा चुका है वो शार की तरफ। तो मतलब मैं बता दिया ऐसे मुझे, ठीक है, वो जुलाई में उसका डेट है। तो उसमें सर जैसे डिफरेंट मैकेनिज्म्स यूज हो रहे हैं। तो आप उसके लिए थर्मल ग्रुप अलग है कि जैसे स्पेस की कंडीशन को सिमुलेट करना है, थर्मो वैक्यूम चैम्बर, उसकी हीटिंग, उसकी कूलिंग, वो थर्मल टीम देखती है। स्ट्रक्चर टीम स्ट्रक्चर देखती है। मैं मैकेनिज्म्स की टीम में हूँ। तो उसमें जो भी मैकेनिज्म्स रहते हैं वो हमारा काम होता है। लाइक सपोज सबसे एक छोटा सा एग्जांपल लूं तो उसमें सर सोलर पैनल्स होते हैं। बहुत छोटा सा पार्ट बता रहा हूँ मैं उसमें। सैटेलाइट के अंदर जब रॉकेट के अंदर वो फिट होता है तो डिप्लॉयड पोजीशन में फिट होता है। उसको सबसे बड़ा ऑन ऑर्बिट में जैसे ही लॉन्च होता है, सबसे पहला काम उसका वो ओपन होना चाहिए और वो सक्सेसफुली डिप्लॉय होना चाहिए। मतलब स्टोर कंडीशन में होता है, वहां जाके डिप्लॉय होना चाहिए। तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म जो उसको होल्ड करके रखे, और जब वहां जाए तो हम कुछ यहाँ से उसको कंट्रोल करके खोल सके। ये एक बड़ा मतलब छोटी सी पार्ट है, लेकिन जब अब वो रॉकेट के साथ होता है, उससे आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना ज्यादा वाइब्रेशन होता है। आप कह सकते हो 30G 40G का मास का वाइब्रेशन होता है उससे, जो हम लेके चलते हैं सेफ्टी के साथ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ। तो 30G वाइब्रेशन इनटू मास, दैट मच फोर्स उस पे आता है। तो अगर छोटे मोटे नट रहेंगे तो खुल खा जाएंगे वैसे ही। सही बात तो है। उतनी स्ट्रेंथ देना है और वहां जाके फिर उसको ओपन होना है। तो नॉर्मल एक आइडिया देता हूँ मैं आपको। जैसे आपने लाइक कुछ वायर यूज किए हैं, वहां गया वो, उसके बाद आपने यहाँ से हीटर लगाए, उस वायर को कट हुआ, वो स्प्रिंग फोर्स या किसी ऐसे बंधा हुआ है, और जैसे ही वो कट हुआ, ये फोर्स उसको रोक के रखा, तुरंत वो खुलेगा वहां पे जाके। तो दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म। अब ऐसे कई मैकेनिज्म हो जाते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हिसाब से। तो ऐसा काम है हमारा। तो मजा आता है काम में, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। आपको पूरा टेक्निकल यूज करने को मिलेगा, काफी फ्रीडम है, चीजों को आप सीख सकते हो। तो ये सब चीजें हैं। बाकी जॉब की टाइमिंग में बताऊं तो 8:30 से 5 होता है, बट नो हार्ड एंड फास्ट रूल। आप थोड़ा आगे पीछे जाते हो, थोड़ा आगे पीछे आते हो। करने वाले 12-12 बजे तक भी काम करते हैं। रिक्वायरमेंट होने पे हमने भी करा है, ऐसा नहीं है, बट बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है जितना आप सोचते हो, इतना भी प्रेशर नहीं है। वैसे नॉर्मली 8:30 से 5, 8.5 घंटे, 1 घंटे लंच, फिर सुबह 15-20 मिनट का टी ब्रेक, वो आधे घंटे हो जाता है, फिर दोपहर को टी ब्रेक, वो भी आधे घंटे हो जाता है। तो आप चिल होके काम करते हो और आपका पीयर ग्रुप काफी अच्छा मिलेगा आपको। आपके साथ कई लोग होंगे, बट हाँ, अंदर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप बहुत मतलब एक पियोन से लेके एक डायरेक्टर तक आप काफी स्मूथ कांटेक्ट में रहते हो। तो बहुत ऐसे हायरार्की बहुत नहीं रहती कि मैं ऐसा हूँ, तुम वैसे नीचे, वैसे कुछ नहीं। ऐसा आपको लगेगा नहीं कि आप गवर्नमेंट ऑफिस में हो। काम बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और बिल्कुल ही मतलब ऐसा आपको जो गवर्नमेंट जो बताते हैं लोग, टिपिकल गवर्नमेंट ऑफिस में ऐसा हो गया वैसा हो, कोई ऐसी चीजें नहीं होती हैं। बहुत स्मूथ लाइफ होती है। सैटरडे संडे आपके पास ऑफ होते हैं। सबसे अच्छी बात कि घर पे आप कोई काम लेके नहीं आ सकते, और ये आपकी पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छा बैलेंस करके रखता है। क्योंकि आप कहीं और सेक्टर में हो तो सर आप वहीं पे जो कर रहे हो आप, एक तो डिफरेंट वो है, कॉन्फिडेंशियल इश्यूज हैं उसके वजह से आप नहीं ला सकते। और एक अच्छी बात ये हो जाती है कि आप घर पे उसके प्रेशर से दूर रहते हो। जब आप जाते हो तो काम आप वहीं करते हो, भले आपको रुकना पड़ जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो पर्क्स हैं सर। अच्छा लगा मुझे सुन के। मतलब कुल मिला के जो भी मैकेनिकल आपने सीखा, जैसे अब मुझे लगता है थ्योरी ऑफ मशीन तो मैं ज्यादा यूज करनी पड़ रही है वहाँ पे, है ना, मैकेनिज्म की बातें ज्यादा। हाँ सर, बिल्कुल। डिग्री ऑफ फ्रीडम में कैलकुलेट कर रहा हूँ बैठ के सर आज। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो दोस्तों कुल मिला के जो भी लोग तैयारी कर रहे हो, आप समझ लो, मतलब आप जो भी पढ़ रहे हो वो सारा कुछ यूज होने वाला है। थर्मल वाला पार्ट भी यूज होगा, सॉम वाला भी यूज होगा, डिजाइन वाला भी यूज होगा, एवरीथिंग। अच्छा लगा। अच्छा जयसवाल, एक और चीज बताओ मुझे आकाश, कि जो आपके जूनियर है जो अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहोगे एग्जाम क्रैक करने के लिए? अभी इंटरव्यू की बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे, जब इन लोगों का एग्जाम क्रैक हो जाए उसे इंटरव्यू की सीरीज में मैं जरूर तुम्हें दोबारा बुलाऊंगा। अभी हम एग्जाम क्रैकिंग पे फोकस करते हैं कि आपकी टिप्स क्या है अपने जूनियर्स को देने के लिए। देखो, अभी अगर रिटन की मैं बात करूं सर बच्चों से, तो अभी इस बार 163 वैकेंसीज और काफी ज्यादा वैकेंसी है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1:8 में नियरली कॉल करते हैं वो, कभी कभी 1:10 में भी कॉल करते हैं। तो मतलब मेरे टाइम पे 130 सीट थी तो 900 कुछ लोगों को, 1000 लोगों को कॉल करा था। तो आप उस हिसाब से सोच सकते हो 1200-1300 लोगों को कॉल करेंगे ये। Obviously. तो अगर और इनका कट ऑफ ऊपर जाएगा नो डाउट। मेरे टाइम पे 240 में अगर 150 गया था, तो क्योंकि पेपर इतना टफ होता नहीं है कि ना जाए। तो पहला काम यही करना है कि सिलेबस जो भी आपने पढ़ रखा है गेट का, उसको रिवाइज करके रखो। अब इसमें ये भी है कि आपको स्पेसिफिक होकर नहीं पढ़ना है कि यही टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लिया। आपको सब कुछ पढ़ना है, बेसिक्स आपको सारे पता होने चाहिए, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन आने वाले नहीं है। तो ऐसा कुछ भी छोड़ के नहीं जाना, छोटी छोटी चीजें हर चीज कवर करके जाना। जैसे फ्लूइड मशीनरी लोग छोड़ देते हैं, 1-2 सीधे फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं, वो जो एनएस वगैरह मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे जो डायरेक्ट आते हैं, तो वो भी लोग छोड़ देते हैं क्योंकि गेट में 1-2 नंबर का आता है, उसके चक्कर में लोग छोड़ के जाते हैं। यहाँ छोड़ के नहीं जाना है आपको।
और आप प्रीवियस के 10-12 साल के क्वेश्चन पेपर लगा लो, आपकी स्पीड बन जाएगी। एप्टीट्यूड में नहीं कह रहा, अभी नया ऐड हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे आपका पेपर निकल सकता है। आप उस टाइम फ्रेम में 1.5 घंटे में घर पे बैठ के एग्जाम दो, जहां पे भी आपको सुटेबल लगता है, उस माहौल को क्रिएट करो। उस टाइम फ्रेम में एग्जाम देना बहुत इंपॉर्टेंट। मैं ये एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, मैं जो स्ट्रेटजी यूज करता था, मेरा एग्जाम अगर गेट का 2 से 5 था तो मैं जितने टेस्ट दिए 2 से 5 में दिए। बिलीव नहीं करोगे सर आप, मैं जूता पहन के टेस्ट देता था। ये जरूरी है, जस्ट टू मेक दैट फीलिंग। ये माइन्यूट चीजें हैं सर जो छोटी छोटी लग रही होंगी, लेकिन जो छोटी चीज मेरे हाथ में, मैं क्यों उसको लॉस करूं? अगर एक नंबर नहीं भी फायदा हो रहा है फिर भी मैं इसको कर सकता हूं तो मैं करता था। और मैं उसी टाइम फ्रेम में देता था, क्योंकि 2 बजे वाला एग्जाम बहुत बेकार होता है, बहुत नींद आती है उस टाइम पे, मतलब तो वो आपको करना ही है। अगर आप ईएसटी कर रहे हो तो उसी टाइम फ्रेम में 2 बार दो, तो अगर जितना भी है 1.5 घंटे है तो उसी टाइम फ्रेम में दो, उसी माहौल में दो, और 5 मिनट कम कर लो टेस्ट का, क्योंकि वहां 5 मिनट और चीजों में जाएंगे आप। और प्रिंट आउट ले लो, अगर OMR सीट पे भरना है उसका भी प्रिंट आउट ले लो। तो ये सब चीजें छोटी छोटी होती है जो ऐड करती हैं। सिलेबस आप कवर करो, रिवीजन पूरा रखो, और 10-12 टेस्ट एटलीस्ट दे के जाओ, 10-12 एटलीस्ट उनके प्रीवियस ईयर के पेपर, और टाइम है तो और दे दो ताकि स्पीड बन जाए आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात बताई है आकाश ने कि आपको मतलब उस सिनेरियो से रूबरू रहना पड़ेगा। जैसे बोल रहा है कि मैं दिन वाला शिफ्ट था तो दिन वाले के लिए ही मैं तैयारी करता हूँ, दिन में ही एग्जाम देता, तो ये बहुत जरूरी बात है। आकाश आपको याद होगा मैं हमेशा बोलता था कि एग्जाम की तैयारी के साथ साथ केवल पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, याद है मेरे सेंटेंस, बहुत सारी चीजें करनी होती है अपने प्रिपरेशन में। प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं होता कि लेक्चर की बात बताऊं मैं, आपकी लेक्चर की बात बताऊं सर, एक एक बात आज भी अगर मैं मतलब रिमाइंड करूँ ना तो भूलता नहीं है वो, क्योंकि आपकी एनर्जी के साथ वो मैच कर जाता है ना। एक बार आप अगर आप क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि वो बातें भूलेंगी, तो मुझे वो हर बात याद है सर। और वो शायद मैंने वहीं सीखा, आप लोगों से ही सीखा कि ये जो छोटी छोटी चीजें उसको नहीं छोड़नी है। एग्जैक्टली। और आपने जैसा बोला पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलता है, बाकी चीजों से जो एग्जैक्टली बहुत सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी कि कैसे भाई आपको कैलकुलेशन भी आनी चाहिए, आपको यूनिट कन्वर्जन भी आना चाहिए, कैसे एग्जाम में अपेयर होना, हर चीज आनी चाहिए आपको। तब भी तैयारी का मतलब ये थोड़ी है कि मैंने केवल सब्जेक्ट पढ़ लिया और मैं जो अब एग्जाम देने बैठ जाऊंगा। भाई टेस्ट सीरीज कैसे दी जाती है, उस सिनेरियो से रूबरू होना पड़ेगा, लैपटॉप पे कैसे बैठना है हमको, कंप्यूटर पे कैसे बैठना है, सब कुछ सीखना पड़ेगा, तब जाकर एग्जाम देंगे। अब दिक्कत क्या है, बच्चों को लगता है नहीं हम तो पढ़ेंगे बस, पढ़ने सिलेक्शन नहीं होता। मेरा सेंटेंस याद है? नहीं सर, आपकी एक और बात मुझे याद है सर, कि आपने बोला था गेट इज नॉट एग्जाम ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इट इज एग्जाम ऑफ एप्टीट्यूड। उसके नाम में ही है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो वो सर एप्टीट्यूड वाली ही बात आ जाती है। आप नॉलेज आप गेन कर लोगे, इतना कुछ टफ नहीं है कि आप 2-4 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आना ही आना है, ऐसा कुछ मतलब रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। तो वो जो एप्टीट्यूड वाली बात सर आपकी थी, वही आप शायद मुझे लग रहा है अभी कह रहे हो। मैं वही बच्चों को क्लियर करूंगा कि एप्टीट्यूड ही इंपॉर्टेंट है, आप उसकी एबिलिटी कैसे जनरेट कर रहे हो उस एग्जाम के लिए। एग्जैक्टली वही चीज। कोई ऐसी डिफिकल्टी जो तुमने अपने प्रिपरेशन में फेस करी हो, मेजर डिफिकल्टी कोई? सर डिफिकल्टी के नाम पे मैं बोलूंगा, डिफिकल्टी अगर आप फील करोगे तो वो डिफिकल्टी है। अगर आपने एंजॉय करना शुरू कर दिया जर्नी को एक बार, मतलब तैयारी ये नहीं लगनी चाहिए कि अरे यार जबरदस्ती से करना पड़ रहा है। तुम अपना वाई स्ट्रांग रखो कि सर मैं यही कहूंगा अपना वाई स्ट्रांग रखे, क्यों करने आए आप तैयारी। मेरे साथ जो मेजर डिफिकल्टी थी सर, जब मैं कॉलेज छोड़ के जब मैं जॉब ज्वाइन किया तो मतलब 1 साल के बाद सैलरी वाज कंपेरेबल टू द अदर PSUs एंड अदर थिंग्स। और जब आप ऐसे सिटी में होते, मैं पुणे में था, माहौल पढ़ाई का मतलब दिल्ली की तरफ नो डाउट बहुत अच्छा है, बाकी सिटीज में आप बैंगलोर में अभी मैं हूँ, पुणे में था तो माहौल नहीं होता था। लोग जॉब करके आए, पार्टी करे, सो रहे हैं। ये तो मैं अपने आप को कनेक्ट रखने के लिए, मेरा मेडीजी में एक दोस्त था, मैं उसको कॉल करता था, जस्ट मुझे उससे कुछ जानना नहीं था, लेकिन वो 10 मिनट मतलब 1 हफ्ते में अगर 10 मिनट में बात करता था, मुझे पता चलता था मेरे अलावा एक दुनिया एग्जिस्ट करती है जो दिन रात पढ़ाई कर रही है। तो वो एक बहुत बड़ा मुझे मोटिवेशन लेना मेरे लिए डिफिकल्ट था, क्योंकि मेरे पास नियरली सेम सैलरी थी, मुझे सेम सैलरी के लिए फिर से तैयारी करनी थी। लेकिन मैंने बोला जैसा सर कि आप पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते, आप वो प्रेस्टीज नहीं खरीद सकते जो आप मतलब इसरो में या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में प्रेस्टीज मिलता है। तो सर डिफिकल्टी इन द सेंस मुझे टाइम की ज्यादा थी उस समय, लेकिन अगर आप सही से मैनेज करो चीजों को, मेरे पास वहां पे भी 5 दिन का जॉब होता था, तो मैं सुबह मेरे शिफ्ट में जॉब होते थे A B, फिर 1-2 हफ्ते के बाद मतलब 5 हफ्ते में एक बार नाइट शिफ्ट भी आती थी। तो जब एग्जाम्स आते थे मैं नाइट शिफ्ट ज्यादा लिया हूँ, मैंने लोगों से मांगे हैं, और फैमिली वाले बड़े खुशी खुशी दे देते थे कि हाँ सब नाइट ले लो। तो नाइट में क्या थोड़ा लोड कम होता है, आप ही बॉस होते हैं उस समय, आप यू आर द सीनियर मोस्ट किसी भी प्रोडक्शन प्लांट में, तो बाकी लोग सपोर्ट भी करते हैं, उनको पता रहता है यार ठीक है लड़का पढ़ रहा है तो ठीक है इसको थोड़ा परेशान कम करेंगे, और नाइट में इतना प्रेशर नहीं होता, तो आप नाइट शिफ्ट में पढ़ सकते हो।
फिर मैं जब बस में जाता था मुझे 1 घंटे जाने में लगता था, 1 घंटे आने में लगता था। तो जाते समय मैं 1 घंटा पढ़ लेता था, आते समय 1 घंटा सो लेता था बस में। तो चीजें, और मोबाइल फोटोज, ईयरफोन आपके बहुत काम आते हैं। रिकॉर्डेड कुछ है आपका तो आप, आजकल तो बहुत ज्यादा हो गया है सर ऑनलाइन, आप कहीं से भी कुछ भी रिकॉर्डेड सुन लो, स्क्रीन मोड ऑफ कर दो और सुनते रहो आप क्या चल रहा है, इसी बहाने कुछ तो जाएगा। और आप सबसे बड़ी बात माहौल में कनेक्ट रहते हो, वो माहौल नहीं छूटना चाहिए आपका कि हाँ चल रहा है मेरा। तो ये टाइम्स आप यूज कर सकते हो। और जॉब के साथ डिफिकल्टी आती है लेकिन टफ नहीं है, क्योंकि आप ऐसा कुछ बहुत बड़ा एग्जाम, अगर मैं कहूंगा ईएस का मेंस आप दे रहे हो तो आपको टाइम की नो डाउट जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको उतनी प्रैक्टिस करनी है, या यूपीएससी दे रहे हो तो भी। बट गेट एग्जाम 5-6 घंटे में आप कवर कर सकते हो, और आप वीकेंड का टाइम बहुत अच्छा यूज करो। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक चीज समझ में आई आकाश आपकी बात से कि आपका बिल्कुल एम क्लियर था कि मुझे करना है, बात खत्म। तो उसी हिसाब से आपने अपने आप को उस माहौल में ढाल ही लिया कि भाई मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं पढ़ाई करता रहूंगा। तो दोस्तों यही आपको भी समझना है कि जॉब के साथ भी प्रिपरेशन हो सकती है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे करना है तो डेफिनेटली ईश्वर भी आपका साथ देगा। और सबसे सारी वो कहावत है ना कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। तो दोस्तों वो बिल्कुल लग जाएगी, बस आपको मेहनत करनी है और आपको ये एम क्लियर होना चाहिए कि मुझे एग्जाम निकालना, बात खत्म। तो आपको अपने आप जब दिमाग में वो चलेगा ना कि इसरो इसरो इसरो, तो डेफिनेटली आप उसके लिए पढ़ोगे। सो आकाश, अच्छा लगा, आपने काफी सारे बहुत वैल्यूबल पॉइंट ऐड किए हैं आकाश। बाकी कुछ और लास्ट बात जो आप अपने अपकमिंग जूनियर से बोलना चाहते हो जो इसरो की तैयारी कर रहे हैं, एक आखिरी कोई बात, कोई एक मोटिवेशन, कुछ भी XYZ जो आपको लगता है। सर मैंने जैसा बोला कि आप अगर डिफिकल्टी ढूंढोगे तो डिफिकल्टी मिलेगी, और आप अगर रास्ता ढूंढोगे तो रास्ता मिल जाएगा, आपको कैसे करना है चीजों को। क्या बात है। और ऐसा नहीं है कि आप मजे नहीं कर सकते लाइफ में, मजे आप कर सकते हो, उसके साथ साथ तैयारी चलती है। अगर आपको देखो सर 8 घंटे आप पढ़ लेते हो तो 8-9 घंटे इज मोर देन सफिशिएंट, अगर आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है। मैं पहला कहूंगा कि अगर आपको 1 हफ्ता लगता है तो आप प्लान करो और प्लानिंग पे पूरा टाइम दो। आपके पास कितने टाइम है, कितनी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज लिमिट करो। सबसे बड़ी बात सर मैं यही कहूंगा, रिसोर्सेज लिमिट करो। मैं आपको बताऊं तो मैंने कोई भी जैसा आप लोगों का नोट्स था जो, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। हो सकता है कुछ पेरिफेरी के टॉपिक छूट गए हों, जैसे मतलब प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मैंने आपसे पढ़ी सर, एफएम आपसे पढ़ा, सोम आपसे पढ़ा। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग नो डाउट आपने पढ़ाया था, वो गेट के फोकस था, और ईएस में थोड़ी कुछ एक्स्ट्रा आती है, छोटी छोटी थ्योरी चीजें। तो आपका कोर कॉन्सेप्ट आपने कहीं से भी कोचिंग करी, मैं नो डाउट कह रहा हूँ कि आपसे करे, कहीं से भी करे, आपका कोर कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। कोई भी पढ़ाएगा वो आपको बेसिक्स पढ़ा देगा। पेरिफेरी आप टेस्ट सीरीज वगैरह देख के, थोड़ा फ्लेवर देख के कवर कर सकते हो, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है। तो आपको हर चीज के लिए बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उसी नोट को 4 बार 5 बार रिवाइज कर लो। मैंने इंटरव्यू के लिए बुक्स नहीं पढ़ा, बहुत लोगों ने सजेस्ट करा कि थर्मो की बुक पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। आपके कॉन्सेप्ट कहीं से भी आने चाहिए बस। तो सर रिसोर्सेज लिमिट कर लो आप अपनी, एक प्लानिंग बहुत स्ट्रांग बनाओ और फिजिबल प्लान बनाओ। ऐसा नहीं उसमें हर चीज का टाइम दो, फैमिली का भी टाइम होना चाहिए, आपका खाने पीने का भी टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए 1 महीने में 4 सब्जेक्ट खत्म कर देंगे, जो प्रैक्टिकल नहीं है। तो आप अपनी स्पीड कैलकुलेट करो। जैसे मैं गेट की बात करूं सर, जब मैं गेट का तैयारी करता था तो मेरा स्पीड था कि 20 क्वेश्चन 1 घंटे में मेरे से होते थे, तो मैं उस हिसाब से ही प्लान करता था। लाइकवाइज आप अपनी स्पीड कैलकुलेट करके प्लान कर सकते हो कि एक दिन में मेरे पास 5 घंटे, तो इतनी चीजें मैं कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद प्रायोरिटाइज करो कि इतनी चीजों को ही करना है, उसमें से मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग क्या है। जैसे गेट में प्रोडक्शन सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, आप उसको नहीं छोड़ सकते, तो पहले उस पर फोकस करो। तो प्लानिंग करो, मोटिवेटेड रहो, और कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आप मोटिवेटेड नहीं हो। सही बात है, सही मैं बात ये नहीं कह रहा कि अच्छे अच्छे मोटिवेट हैं, लेकिन 1 हफ्ते के लिए मोटिवेट कर सकते हैं आपको। 1 घंटा बोल दिया, 1 हफ्ते चलेगा, बाद में आपको ही करना है। आपका वाई बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। वाई क्यों करना है आपको तैयारी। एग्जैक्टली, सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक सबसे बड़ी बात आकाश तुम्हें भी याद होगी, मैं हमेशा एक चीज बोलता था, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट टू लर्न, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट टू लीव। तो जो बात तुमने अभी बोली है ना कि स्टडी के रिसोर्सेज को लिमिटेड कर लो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। मैं हमेशा इनको समझाता हूँ कि भैया जितना ज्यादा आप इधर उधर हाथ पैर मारोगे उतने ही आपके सक्सेस चांस कम होते जाएंगे। आपको अपने स्टडी रिसोर्स लिमिट करने, रेडियस डिसाइड करनी है, उसी रेडियस के अंदर पढ़ाई करनी है, क्योंकि एग्जाम वहीं से आने वाला है। तो जिस दिन ये समझ जाओगे दोस्तों, अपने आप एग्जाम निकालने लगोगे। सो आकाश, अच्छा लगा, बहुत सारी बातें आपने बताई हैं, बिल्कुल जो काम की हैं। तो दोस्तों जो हमारे लर्नर वीडियो को भी देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी बहुत सारी क्वेरीज सॉल्व हो गई होगी। स्टिल आपको किसी भी तरह का डाउट है तो दोस्तों मैंने आपको अपना नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अभी आकाश जायसवाल ने आपको एग्जाम क्रैक करने के टिप्स बता दिए हैं, आपको सब कुछ बता दिया किस तरह का माहौल है कंपनी के अंदर, कैसा लगता है वहाँ पे। बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं कि गवर्नमेंट कंपनी के अंदर काम करें, मतलब बहुत ही जॉयफुल जॉब चल रही है इसकी। तो दोस्तों अभी आप एग्जाम क्रैक करिए, देयर आफ्टर जब आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा तो आकाश जायसवाल को फिर से बुलाऊंगा इंटरव्यू गाइडेंस के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आकाश जायसवाल आप अपने छोटे भाइयों के लिए जरूर आओगे दोबारा। नहीं बिल्कुल सर। बाकी आकाश थैंक यू सो मच, टाइम निकाला तुमने, है ना। तो
इसी तरह सर आप एक बार बोल दो सर, आपके लिए सर, जिससे इतना कुछ सीखा है सर उसके लिए मतलब टाइम है सर, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू, और थैंक इतना यू, टाइम थैंक का यू। कंस्ट्रेंट नहीं है हमारे ऊपर कि हम बोले कि टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं 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 नहीं, है। बिल्कुल आप नहीं जब बोलो सर। ऑफिसर बन गया ना तुम अब। नहीं सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए सर बिल्कुल रेडी है, हमेशा रेडी है। आपके लिए क्या, और भी टीचर्स जो हमारे साथ पढ़ाए हैं उनके लिए भी जी मैं जी नहीं, हमेशा रेडी बिल्कुल हूँ। वो टीचर की फाइनेंशियल अलग ही। सपोर्ट भी मिला है सर आप जब। तो चलो आकाश, थैंक यू सो तो मच। बाकी माय लविंग स्टूडेंट जो भी वीडियो देख रहे हैं, आपको किसी भी तरह का डाउट है, मेरा नंबर आपके पास है, आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा कि सर ये क्वेरी मेरी रह गई है, या ये अच्छा लगा आपको बैक वीडियो में, तो उसके ऊपर भी मैं डेफिनेटली वीडियो लेके आऊंगा। और अभी आप सारा फोकस करिए, जैसा कि आकाश भाई ने आपको बताया अभी, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं प्लीज इन्हीं बातों फोकस करो। गेट लेवल की तैयारी करनी है, ईएससी तक की तैयारी करनी है, इससे ज्यादा कहीं नहीं भागना है आपको। पेपर बहुत आसान आएगा, और एप्टीट्यूड में ज्यादा कुछ नहीं करना, गेट का ही पढ़ लेना बस, दैट इज मोर देन सफिशियंट। ओके, सो एग्जाम क्रैक करो, उसके बाद फिर से आकाश भाई को बुलाएंगे इंटरव्यू गाइडेंस के लिए। तो थैंक यू आकाश, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू बिल्कुल बिल्कुल। ऑल माय लविंग स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा है, चीजें समझ में आई है, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू आकाश, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू।